हेलो हेलो। हाँ, ग्रेविटेशनल जो है ये सर्कुलर मोशन का ही एक केस है। अभी हमने पढ़ा था, देखो ना, कि जो पूरा सोलर सिस्टम किस पे काम कर रहा है? एंगुलर मोमेंट। देखो तुरंत तुरंत एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का नियम है, लॉ, उसी पे जो सोलर सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इतना बड़ा नाम है, मुश्किल। ग्रेविटेशन। अच्छा, ग्रेविटेशन के बारे में अब ऐसे पता नहीं किसको याद है नहीं याद है, हम लोगों ने पहली क्लास, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। मतलब पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन जब ऐसे बता रहा था तब भी मैंने बताया था कि पहले लोग ये मानते थे कि ये सब ग्रह उपग्रह कौन घुमा रहा है। तो माना जाता था कि भाई ईश्वर है, भगवान है, इसीलिए भगवान का वो था। लेकिन बाद में फिर जब साइंस डेवलप हुई तो धीरे धीरे भगवान कम होने लगे। पहले बहुत भगवान होते थे, अब जितना आगे कम होगा उतना ही नहीं, साइंस तो यही मानती है। साइंस अब ये नहीं, साइंस मतलब ये नहीं मानती, ये तो खैर कोई भी अब नहीं मानता है कि ये सब पृथ्वी और ये गोल और ये ग्रह पर दिन रात ये भगवान कर रहे हैं। अब ये सब मानते हैं कि ग्रहों की गति की वजह से होता है, क्योंकि साइंस ने प्रूफ कर दिया। आप लोग नहीं मानते, पहले हजारों साल पहले ये भी माना जाता था कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। हाँ, तो ग्रेविटेशन इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन ने दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं इस नियम को, लिख दो ग्रेविटेशनल लॉ, आज पहले ये लाइन लिख दो। ग्रेविटेशनल लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, आइजैक न्यूटन। अभी तक की जो हमने फिजिक्स पढ़ी है ना, ये न्यूटन की ही फिजिक्स है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मोशन के इर्द गिर्द ही जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, गति से संबंधित पढ़े हैं। या न्यूटन ने ये फॉर्मूला दे दिया, यही वाला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले ने, इसके बारे में मैंने बताया था, इस फॉर्मूले ने पता नहीं कितने अंधविश्वासों को खत्म कर दिया। कि पहले चर्च जो था वो इतना ये मानता था कि यही सब करवा रहे हैं, और बहुत लोगों को पता नहीं कितने वैज्ञानिकों को मरवा दिया धर्म के नाम पर, जब वो ये बताते थे नहीं, सूर्य केंद्र में है या ये केंद्र में, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, भगवान नहीं कर रहा है ये। क्योंकि बहुत पहले से ये माना जाता, अरस्तु से उसने बोल दिया था, अरस्तु बड़ा वैज्ञानिक भाई, माइंडेड आदमी था। वो ये कह के गया था कि ये जो ग्रह उपग्रह ये सब कौन करवा रहे हैं, ये एक डिवाइन मोशन है, दैवीय गति, ईश्वर के उससे। आपको ये बोल दे कि भाई दैवीय गति नहीं है तो ये बड़ी खतरनाक चीज थी। फिर न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया और बोला कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हर जगह अप्लाई होता है। ये इतना, इस फॉर्मूले को के बारे में बोला जाता है कि ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब सबसे बड़े बदलाव करने वाला। या फिर एक दूसरा आता है जो सब लोग जानते हो, आइंस्टीन का EMC² वो वाला। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, सबके मतलब भी लिख देंगे। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखो इसके नंबर, इसमें सबका ना ये सब लिखा हुआ है अपने आप, देखो सब कुछ। एफ क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। जी एक कांस्टेंट है, नियतांक, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और m1 m2 मास है, दो मास की चीजें r दूरी पर रखी है तो उतना बल लगाती हैं वो एक दूसरे पर। कांस्टेंट या नियतांक इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी की वैल्यू जो है, ये सबको देखो, सबको पता ही होती है, एक बार लिख देते हैं यहां पर। देखो जी की वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बॉक्स बना के वहीं पे लिख दो, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसकी एक अलग वैल्यू, फिक्स वैल्यू होगी ना। अब ये फॉर्मूला क्या था, देखो इधर,
वैल्यू लिख दी जी की, विद यूनिट लिखना, यूनिट के साथ में बहुत पूछी आती वैल्यू, कैपिटल जी की। हाँ, मैं कुछ बताने जा रहा था, क्या बता रहा था? हम्म? हाँ, देखो इधर, तो न्यूटन का लॉ ये बोल रहा था कि अगर एफ M1 M2 मास की दो चीजें आर डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, तो वो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगी? एफ बल लगाएंगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, नियत है, उसकी वैल्यू हमने देख ली। अच्छा, इसने न्यूटन ने बोल दिया कि भाई दुनिया में हर चीज जो है एक दूसरे पर बल लगा रही, फोर्स लगा रही है। कोई भी दो चीजें जिसमें मास है, यहाँ पर मैं हूं, ये पेन है, बोल्ड है, मैं हूं विवेक है, सब लोग आपस में एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन वो फोर्स बहुत कम हो जाता है, क्योंकि देखो जी की वैल्यू अभी हमने लिखी 6.67 10⁻11, नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर -11। तो आप सोचो, अगर ये वेट कैलकुलेट करो, चलो मैं और विवेक है, 60-70 kg लिख लो, एक 60-170 किलोग्राम kg, बीच में 1 मीटर की दूरी, ठीक है, 1 स्क्वायर कर दो, और फिर 10⁻11 आ जाएगा। तो मतलब ये जो फोर्स है ये नेग्लिजिबल फोर्स है, इसका हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब ये हम लोग सोलर सिस्टम में लगाते हैं, या यूनिवर्सल जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, खगोलीय पिंड है, पृथ्वी है, सूर्य, उनका मास लिखते हैं M1 M2 R, दूरी रखते हैं, ठीक है, तब इस वैल्यू ये फोर्स हमें पता चलता है, ठीक है। और इसी की वजह से सूर्य सबको अपनी तरफ खींचता है, सभी ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, या पृथ्वी चंद्रमा के को अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी बाकी के उपग्रहों जो हम भेजते हैं सैटेलाइट, वो अपनी तरफ खींचती है, पृथ्वी वायुमंडल को अपने अंदर खींचे हुए है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये सब गैस उड़ जाए, बाहर चली जाए, ठीक है। तो पूरी पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो है इस फॉर्मूले पे चल रहा है, इसलिए इतना अच्छा बोलते हैं फॉर्मूला उसने डिस्कवर किया, कि ये इस सिद्धांत पर प्रकृति काम कर रही है, इस फॉर्मूले पर, नेचर पे, और ये सब पे अप्लाई होता है। अब हम लोगों को इसके यूज पढ़ने हैं बस, टॉपिक बस इतना ही है, और इसको हम जानते हैं, इस टॉपिक के बारे में, इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं, इसके यूज हमें देखने हैं, क्या क्या यूज हैं। अच्छा नहीं, नहीं, अभी यूज से पहले एक चीज ये नोट डाल के लिख लेते हैं, ये अच्छी चीज है, देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो अभी हमने लिखा, क्या लिखा था? एफ। एफ, यहाँ पर ऐसे जी लिख देंगे, इससे याद रहेगा, ये गुरुत्वाकर्षण वाला बल। प्रकृति में, इस पूरी प्रकृति में चार फंडामेंटल फोर्सेस, ये इस टॉपिक से कोई लेना देना इसका नहीं है, जो बात हम लोग लिखने जा रहे हैं, लेकिन इतनी काम की चीज, और सबने सब सुनी सुनाई चीज होती है, ये आगे हम देखेंगे। ये पूरी प्रकृति में चार तरीके के फंडामेंटल फोर्स हैं, बेसिक बल। कौन कौन से चार हैं? देखो, गुरुत्वाकर्षण पहला, गुरुत्वाकर्षण कौन पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरा, विद्युत चुंबकीय बल, वीक न्यूक्लियर, जिसको आ, नाभिकीय बल बोलते हैं, कमजोर नाभिकीय बल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये अलग अलग हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन। ये पूरी प्रकृति में या ब्रह्मांड में लगने वाले चार फंडामेंटल फोर्स हैं, बेसिक फोर्स। और उसमें से जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वाला, ये सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे वीक फोर्स। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, चार फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से हैं यूनिवर्स के, और उनमें से सबसे ताकतवर फोर्स कौन से, सबसे वो फोर्स कौन है? नंबर 1 पे ये आता है, कौन सा? सबसे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, जिससे एटम बनते हैं, वो बहुत स्ट्रांग, इसीलिए देखो, जब यूरेनियम को तोड़ते हैं तो नाभिकीय न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग फोर्स से वो जुड़े हुए होते हैं, और जब वो टूटता है तो बहुत ऊर्जा रिलीज होती है, ये सबसे ताकतवर फोर्स होता है। नंबर 2 पे ये फोर्स होता है, नंबर 3 पे ये आता है, और नंबर 4 पे क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले तो हम लोग नोट में लिखेंगे, फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, प्रकृति के चार बेसिक बल कौन कौन से, और सीक्वेंस में लिख देना 1 2 3 4, और स्ट्रॉन्ग फोर्स पे लिख देना सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रॉन्ग, और ग्रेविटेशनल पे लिख देना सबसे कमजोर बल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नंबर 1, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हिंदी में क्या है, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 वीक न्यूक्लियर, कमजोर न्यूक्लियर बल, नाभिकीय बल। और नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण बल। और ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे क्या लिख देना है, वीकेस्ट फोर्स। चारों में से सबसे कमजोर बल कौन सा है, ग्रेविटेशनल, जिससे ग्रह उपग्रह ये सब चल रहे हैं। हो गया। अगली चीज, अब हम लोग उस फंडामेंटल, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के स्क्वायर के ना। ऊपर m1 m2 और g थे, दूरी से इनवर्सल, इसलिए अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो कम हो जाएगा। वही फॉर्मूला बता रखा है दूरी वाला, उसका वो तो उस फॉर्मूले में ही ऑलरेडी है, उसके कितने भी यूज निकाल लो आप। हाँ, ये चीज हमारी काम की आती है। अब देखो इससे ये तो हम लोगों को एक जनरल फॉर्मूला मिल गया था, एफ वाला, ठीक है। लेकिन अब पृथ्वी के पास अपनी ग्रेविटी कितनी है, पृथ्वी कितना बल लगाती है, बात ये आती है। सबका अपना अपना है, सन अपना फोर्स लगाता है। तो अगर तो इसको फिर कैलकुलेट किया गया, कैसे कैलकुलेट किया गया, देखो कि हमें पता है कि अगर हम कोई चीज छोड़ दें ऐसे फ्री फॉल, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, इसका मतलब ना, अगर ये छोड़ रहे हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो ये फोर्स जो है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ, गति के नियम के हिसाब से एम ए होता है। क्या होता है, इसका मास, ए एक्सेलरेशन, और यहां पर एक्सेलरेशन पृथ्वी खींच रही है तो उसको जी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ए जी एक्सेलरेशन, त्वरण ही होता है ये जी होता है। और दूसरा हमने ये न्यूटन का नियम पढ़ा भी कि एफ क्या होता है, जी m1, या m1 यहाँ तो पृथ्वी, m1 यहाँ पर पृथ्वी के m ई रखते हैं, पृथ्वी का, और एक m जो कोई चीज छोड़ रहे हैं उसका, अपान आर स्क्वायर। अब इन दोनों को बराबर कर दो आप, इनको इनसे इनसे एक फॉर्मूला निकल निकल आएगा, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। ये कट गया ना, तो ये स्मॉल जी का फार्मूला आ गया, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये स्मॉल जी जो जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, पृथ्वी अपना कितनी तरह कैसे कितना फोर्स लगाती है, निकालना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये दो तो पता ही होंगे, ये न्यूटन का सेकंड लॉ था, और ये ग्रेविटेशनल लॉ है न्यूटन का ही, वो गति का नियम का फर्क था, और ये ऐसे मेन ये फॉर्मूला, ये इसको बॉक्स में बंद कर देंगे हम, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी। लिख दिया। अरे इन दोनों को बराबर करो, एम एम काट दो, बस हो गया फॉर्मूला, कैंसिल करो एम, स्मॉल जी। हाँ, और क्या, कैपिटल आर रखो यहाँ पर, पृथ्वी की रेडियस ले रहे हो ना, अर्थ के बारे में अब देख रहे हैं हम। अब इधर देखो, इधर एक ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये हालांकि ये क्वेश्चन में हर बार ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी एक्सप्लेन मैं करता हूं हमेशा। पृथ्वी का मास अपान आर स्क्वायर, ये अभी हमने देखा जी की वैल्यू हो गई, स्मॉल जी की वैल्यू। और इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम, बोल मत कोई लोग, जब हम पृथ्वी के इक्वेटर पे हो, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, तब जी क्या होगा, नंबर 2, हम पोल्स पर हो, ध्रुवों पर जाएं, तब जी क्या होगा, नंबर 3,
हम पृथ्वी के ऊपर जाएं, ऊपर सतह पर जाएं। नंबर 4 पृथ्वी के अंदर जाएं, नीचे अंदर की तरफ। नंबर 5 पृथ्वी के केंद्र में, बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, तब जी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमें इस फॉर्मूले से पता है जी की वैल्यू कैपिटल, ये तो फिक्स ही है। एम ई पृथ्वी का मास, ये भी फिक्स है। इधर देख लो, मैं फोन पहले देखो, दिखवा लो तुम लोग। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, बस बदल क्या सकता है, आर। आर बदलेगा तो जी की वैल्यू बदल जाएगी। और ये हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी वाली चीज है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, ये उभरा हुआ होता है। बल्जिंग होती है 10 से 12 किलोमीटर उभार, अंडा जैसे बीच में मोटा होता है वैसे। इसीलिए, और पोल जो होते हैं वो सपाट होते हैं, सब होते हैं। इसलिए जब सेंटर से अंदर की तरफ लाइन लाओगे ना, यहाँ ये उभरा हुआ, ये ज्यादा रेडियस होती है। आर ज्यादा होगा यहाँ पर इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या होता है, आर ज्यादा होता है, और इसलिए आर ज्यादा होता है, इसलिए जी की वैल्यू क्या होती है सबसे, क्योंकि आर बढ़ाओगे जी कम हो जाएगा, इसलिए जी की वैल्यू सबसे कम कहां होगी, इक्वेटर। पोल्स चपटे होते हैं, सपाट सपाट ऐसे, तो केंद्र से ले जाओगे तो आर बहुत कम हो जाएगा। पोल्स पे आर क्या होता है, कम हो जाता है, और आर जब कम होगा तो जी क्या हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जी की वैल्यू कहां पे होती है, पोल्स पे। पृथ्वी के ऊपर जाओ आप, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है, आर बढ़ती चली जाएगी, रेडियस सेंटर से क्या होगा, आर बढ़ेगा। हाँ, आर बढ़ेगा ना। अरे तो आर बढ़ेगा, इसका मतलब जी कम हो जाएगा। इसका मतलब जब ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। पृथ्वी के अंदर जाओगे मतलब आर कम होगा, फिर से आर कम होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाए। और पृथ्वी के केंद्र पे जाओगे, आर जीरो हो गया, मतलब जी क्या हो गया, जी जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन तो, ये तो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जी कहां पर क्या क्या होता है। अच्छा, कभी कभार जी नहीं पूछेंगे कि जी की वैल्यू बताओ, और वो पूछ लेंगे कि वेट बताओ सबसे ज्यादा कहां पर होगा। वेट, तो वेट हमें पता है, वेट का फार्मूला होता है एम जी। एम मास और जी, बात वही है। क्वेश्चन उन्होंने जी नहीं पूछा है, मास फिक्स होगा हर चीज का, द्रव्यमान। कहने का मतलब जब वजन पूछ रहे हैं तब भी यही फॉर्मूला सब चीज अप्लाई होगा, क्योंकि एम तो फिक्स है। ठीक है, जी ही कम ज्यादा होगा, तो इसलिए जब आप भूमध्य रेखा पर होगे तो मतलब जी कम है, इसका मतलब आपका वजन सबसे कम होगा भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर। आप पोल्स पर जाओगे तो जी ज्यादा है, तो आपका मास कहाँ क्या होगा, डब्ल्यू ज्यादा होगा, और यहां पर डब्ल्यू कम होगा, क्योंकि एम जी का रिलेशन है वो वाला। इसलिए इसको ऐसे, ये पूरा चार्ट ऐसे बना देना है, ये वाला। और इधर वेट लिख देना, वजन, वेट वाला फॉर्मूला इसको लिखना है। जिसको समझ में नहीं आया उसको पूछा, ये वाले क्वेश्चन वैसे भी बहुत पूछे जाते हैं। और ऊपर ये बड़ा सा फॉर्मूला लिखना जिससे याद रहे, सब फॉर्मूले से है उससे। आर जीरो हो जाएगा ना, आर जीरो तो फार्मूले में आर पे रखो ना, तो जी अपने आप जीरो हो जाएगा। और क्या, इसलिए देखो जी जीरो हो जाएगा, इसीलिए स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या होता है, वेट कुछ नहीं होता। अंतरिक्ष में क्या होगा, जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है स्पेस में, उड़ते रहते हैं। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं वहां पर, तो वेट जीरो हो जाए, वेटलेसनेस फील होगा। इसलिए बोलते हैं ना, लिफ्ट का अगर लिफ्ट जा रही है, टूट जाए एक साथ में, तो वेटलेसनेस फील होगा, क्योंकि जी क्या हो जाता है, जीरो एक साथ में हो जाता है। झूले से नीचे आते हैं तो जी कम होने लगता है। हाँ, क्या बोल गए, सेंटर पे जी जीरो 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 हो जाए, वो होगा ना।
तब जी जीरो है तो वेट जीरो हो ऑटोमेटिकली होगा ना फॉर्मूले से, तो लिखा ही है। ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, ये कभी गलत करने वाले नहीं होते हैं। बकवास क्वेश्चन जिनको फिजिक्स में बोला, खाली एक फार्मूले पे कम से कम 50 क्वेश्चन ये वाले बनते हैं, तो कभी कुछ घुमा के कुछ कैसे भी पूछ लिया जाए। मतलब ये भी मत याद रखो, मैं बोल रहा हूँ कुछ मत याद रखो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। और उसमें ये याद रखो जीएमई तो फिक्स है, आर कम ज्यादा होगा उसी हिसाब से जी बदलेगा। इसी से एक क्वेश्चन और बना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इससे, क्योंकि आधे क्वेश्चन ये है, आधे क्वेश्चन बस इसी, इधर इसी का एक एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन है पेंडुलम का। क्या है? चलो उसको बाद में बताता हूँ। कहाँ? बाद में का मतलब ऐसा नहीं, कल मैं बोल रहा हूँ। इधर देखो, ये अगर पेंडुलम है, ये फॉर्मूले फिर यहीं पे सब लिखने पड़ेंगे। तो पेंडुलम अगर यहां से जाके इधर आता है, इधर से फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसको एक टी बोला जाता है, या टाइम पीरियड। क्या क्या बोलते हैं? अरे रुको अभी, टाइम पीरियड क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड, हिंदी में आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। और इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला होता है। अब होता क्या है, इसमें भी जी आ गया देखो। अब जी की वजह से ये फॉर्मूले भी, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जी की वजह से। हाँ हाँ 2 पाई, हाँ। ये पेंडुलम का आवर्तकाल, इधर से इधर, इधर से इधर गया, इतना टाइम पीरियड होता है ना। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में कितना टाइम लगता है, जहां से छोड़ोगे वहीं पे आ जाए, उसको टी बोला है। इसको बनाओ जल्दी से। और फिर जी वाले क्वेश्चन यहां भी अप्लाई करेंगे हम लोग। अरे लिख दिया देखो, लेंथ, ये देखो। बन गया। हम्म, चलो देखो इधर। देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसके ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है कि पेंडुलम जो है, ये इक्वेटर पर आप ले जाओगे तो ये तेज हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा, या पोल्स पे ले जाओगे तेज हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। अब अपने आप देखो, इसमें जी की वैल्यू पर निर्भर करता है। अभी हमने पढ़ा कि जब इक्वेटर पर ले, कहाँ गए, इक्वेटर पर, तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जी की वैल्यू कम का मतलब है जी यहां पर कम हुआ, मतलब टी ज्यादा हो गया। क्या हुआ? टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, मतलब पेंडुलम स्लो हो गया। टाइम पीरियड ज्यादा टाइम लग रहा है ना वहां से जाने आने पर। तो इक्वेटर पर जैसे ही आप पेंडुलम को लेकर जाओगे, यहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी, टी इसलिए बढ़ जाएगा, इसलिए पेंडुलम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। कहां से कहां चीजें लिंक कर रहे हैं। ऐसे ही पोल्स पर आप लेके जाओगे, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, जी बढ़ा मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया, मतलब पेंडुलम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसलिए पेंडुलम वाली वॉच जो होती है उनका यूज नहीं किया जाता फिजिक्स में, इधर उधर ले जाने के लिए स्पेस में, क्योंकि वो जी कम ज्यादा होता है तो घड़ी घड़ी का टाइम कम ज्यादा होने लगता है। पेंडुलम वॉचेज का यूज नहीं करते ये लोग। ये पूरा ऐसे लिख देना, इक्वेटर पर जी कम होगा, ये होगा, ऐसे फॉर्मूला फास्ट, सब लिखना है, कुछ भी। हाँ मतलब ये पॉइंट, जी कम हुआ, टी बढ़ा, इसलिए पेंडुलम, टी बढ़ने का मतलब पेंडुलम फास्ट हो गया।
हो गया? हाँ, यहाँ लिखो ये, बस। नहीं, अभी और लिखोगी, रुक जाओ। बाकी केस तो ले ही रखे मैंने ना। जी जीरो कर दोगे तो तब बंद, कुछ रुक जाएगा। हाँ, अब इधर देखो, नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अब ये बस, अब जो बात बता रहा हूँ वो नोट डाल के लिखेंगे, क्योंकि वो जी से, ग्रेविटी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन। इधर देखो सब लोग, देखो पेंडुलम का, जो पेंडुलम का मतलब, ये क्वेश्चन झूले पे भी पूछे जाते हैं, स्विंग वाला झूले पे बना के जो झूला झूलते हैं ना, उसके भी क्वेश्चन इसी से सब अप्लाई होते हैं, सबको पता है। तो इसलिए क्वेश्चन देखो ऐसे पूछे जाते हैं कि जो झूले पे अगर कोई मतलब झूल रहा है और कोई लड़का है लड़की है, वो खड़ी हो गई तो झूले की स्पीड क्या होगी, या बैठ गई तो झूले की स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, देखो। अब इसमें, हाँ, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, तो देखो इसमें क्या है, अब वहां पे जी तो सेम है, जी की बात नहीं है, अब एल की बात की जा रही है। मतलब अगर यहाँ पर कोई है लड़का और वो एक साथ में खड़ा हो जाए, झूले पे झूल रहा है, तो इसका मतलब एल कम हो गया। एल कम हो गया ना, ऊपर से देखा जा रहा है जहां से झूला बंधा हुआ है वहां से। अब एल कम हो गया, पहले एल इतना था, बैठा नीचे तक, यहां तक आ रहा, यहां तक आ रहा था, एल कम हो गया। एल कम होने का मतलब टी ज्यादा हो गया, टी ज्यादा होने का मतलब झूला स्लो हो गया। तो मतलब जैसे कोई खड़ा होगा झूला स्लो हो जाएगा। लिखना है ये बहुत अच्छा, बहुत टफ क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, झूले, झूले पर अगर बैठ, चलते हुए झूले पे स्विंग, झूला मतलब स्विंग बोलते हैं इंग्लिश में, झूला लिख देना। और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, नोट डाल के लिखना। हम्म। इसलिए झूला अगर स्लो करना है मुस्कान, तो क्या करना है, बैठ जाना है। मैं उल्टा बोल गया क्या? हाँ, उल्टा बोल गया मैं। हाँ, उल्टा, सीधा अपने आप लिख लो। हाँ, हाँ, एल, देखो, जब एल, कोई सीधा खड़ा हो गया तो एल क्या हो गया, कम। कम 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 कम, एल कम, ऊपर से देख रहे हैं ना, एल कम हो गई। एल कम मतलब क्या है, टी कम हो गया, टी कम। ठीक है, टी, हाँ टी कम, सही मैंने बोला था, तुम लोग उल्टा करवा रहे हो। हाँ, टी स्लो, टी कम हो गया, टाइम पीरियड कम होते हो गया। हाँ, हाँ, टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, फास्ट हो गया। हाँ, सही है। अब लिखो, अब इस बार सही लिखा है, इस बार सही बोला है, टाइम पीरियड। हाँ, तो थोड़ा झूला फास्ट, टाइम पीरियड झूला फास्ट। हाँ, अब सही लिखा है। हाँ, और दो बार बोलने में गड़बड़ हो गया। हाँ, हाँ, तो टाइम पीरियड जब आपका कम हुआ, इसका मतलब क्या है, झूला क्या हो गया, फास्ट हो गया। हाँ, टाइगर। हाँ, अच्छा, एक चीज बस और लिखनी है, बस यहाँ पर देखो, इधर, इधर सुनो सब लोग। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बस लास्ट पॉइंट, कि अगर मान लो कोई झूला पे एक कोई झूल रहा है और उसके पास में कोई और वहीं पे आके बैठ जाए, तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, सुनना इधर, यहाँ पर, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में एम कहीं नहीं आता है, मास, उसके मास पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है झूले का, वो मास पर निर्भर नहीं करता। हाँ, चल रहा है, चल रहा है, हाँ, स्विंग। हाँ, हाँ, लिखना, हाँ लिखना है ये लाइन, कि टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का या झूले का, ये मास पर निर्भर नहीं कर रहा है, फॉर्मूले में एम नहीं है कहीं। हाँ, हाँ, कैसे भी कर लो, हाँ, वो मास पर निर्भर नहीं कर रहा। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे कि एक 20 किलो, 20 केजी का या कोई बच्चा है वो झूल रहा है, या 30 केजी का, सेम लेंथ है, सेम जी है, तो टाइम पीरियड में क्या असर पड़ेगा, 20 की जगह 40 केजी कर दो तो क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं। बताना है कि टाइम पीरियड क्या रहेगा उसका, आवर्तकाल सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, क्योंकि एम नहीं आता इसमें। चलो, ये तो अलग क्वेश्चन चले गए हम लोग, लेकिन ये काम यहाँ पे ग्रेविटी वाले हो गए इधर। अच्छा, इधर देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एफ हमने लिखा था, इसी की वजह से
पृथ्वी पर टाइड्स आते हैं, क्या आते हैं? ज्वार भाटे आते हैं। ये हम हालांकि ग्रेविटी उसमें ज्योग्राफी में भी लिखते हैं, एक नोट डाल के बस एप्लीकेशन लिख देना। इसी की वजह से टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटे। ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ एफ एफ, वहां हम लिखते हैं ना ज्योग्राफी में कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा ज्यादा लगता है, डिस्टॉर्टेड, इसी वजह से मून का ज्यादा असर करता है ग्रेविटेशनल। ये एप्लीकेशन लिख देना गुरुत्वाकर्षण बल का। ये सब एप्लीकेशन है, पता होने चाहिए। अभी मैंने बोला कि वेट के हिसाब से जी, ये जी के एप्लीकेशन है कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो आपको वेट कैसा फील होगा? थोड़ा सा कम फील होगा। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो वेट ज्यादा फील होगा, ये तो पता है ना, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। और लिफ्ट एक साथ में फ्री फॉल में गिर जाए तो जी मतलब जीरो हो गया, तो आपको वेटलेसनेस फील हो जाएगा। ये कहाँ गया? ये वाला ऊपर तार टूट गया, जी जीरो। तो ये वेटलेसन वाले लिफ्ट वाले केस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। लिफ्ट में अगर नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हो, लिख लो अगर नहीं नहीं याद हो तो नोट डाल के। लिफ्ट हाँ, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वेट ज्यादा हो फील होगा, डब्ल्यू। और लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो वेट कम फील होगा। ठीक है, इनर्शिया का लॉ भी अप्लाई अप्लाई होता है ये इसमें भी। अगली चीज बस, हाँ अब थोड़ा 3-4 पॉइंट और बस हमारे हैं समझने। अब वो आर से कैलकुलेट कर लो, अपने आप हो जाएगा। हाँ, वो फॉर्मूला लिखा ही हुआ हमारा, वो बस मेन फॉर्मूला याद रखना, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इधर चलो, नहीं नहीं, पहले उसको, पहले यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, एक थोड़ा सा पेडिंग डालो और लिखो स्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। स्केप भागने वाला, ई एस। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? या पलायन वेग बोलते हैं, वी ई के से डिनोट करते हैं हमें। देखो इधर, ये पृथ्वी के बारे में, हर ग्रह की अपनी स्केप वेलोसिटी। मतलब क्या है इधर, समझो इधर देखो सब लोग, जो अर्थ है पृथ्वी, इस पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलना है अगर किसी चीज को, तो कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ इसको फेंका जाए, क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, अंदर अपनी तरफ खींच रही है हर चीज को। तो अगर, इसीलिए जो सैटेलाइट भेजे जाएंगे वो इस स्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा स्पीड में होने चाहिए, तभी तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाएंगे, ग्रेविटी से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसमें बस दो ही क्वेश्चन होते हैं, या तो कभी फॉर्मूला पे डिपेंडेंट होते हैं या तो इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। इसमें होता क्या है देखो, कितनी, हमें हमें पता है, एक चीज अभी हम पढ़ चुके हैं कि वर्क और एनर्जी में कि कितना काम, डब्ल्यू और एनर्जी बराबर ही होती है लगभग। कार्य की डेफिनेशन ही लिखी थी, ऊर्जा का ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, कितनी ऊर्जा से आप फेंको कि वो पृथ्वी का जो, कहाँ गया, एम ई और स्मॉल एफ अपान आर स्क्वायर, ये हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये escape वेलोसिटी है। तो v जो होता है वो होता है √2 GME/r स्क्वायर। ये escape वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। इतनी स्पीड से अगर किसी चीज को आप फेंको बाहर की तरफ, अब इसमें देखो हर चीज हमें पता होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमें पता है, पृथ्वी का मास हमें पता है, और पृथ्वी की रेडियस हमें पता है। इसलिए जब ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए अगर किसी स्पीड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत तेज स्पीड है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए, तो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा।
तो या तो ये कभी यूनिट पूछी जाती है, कभी ये फॉर्मूला पूछा जाता है, लिख देना एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। पलायन वेग, पलायन मतलब पलायन कर जाना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत होती है, फॉर्मूला भी लिख देना। और यूनिट तो बहुत काम की है, किलोमीटर पर सेकंड में है ये यूनिट, किलोमीटर पर सेकंड, केप वेलोसिटी। हाँ, तो अपने आप कैलकुलेट करो फॉर्मूला, वी निकालना है मैं बस। किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू आएगी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग कितना होता है, अगर इससे कम रहा तो क्या होगा, तो पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, पृथ्वी खींच लेगी फिर अंदर। इसलिए पृथ्वी की अगर ग्रेविटी से बाहर जाना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। चलो अगली चीज इधर देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी तक पढ़ा। इधर देखो सब लोग, ये हर चीज रियल में ऐसा नहीं होता, ऐसे ग्रेविटी काम नहीं करती, गुरुत्वाकर्षण बल भी ऐसे काम नहीं करता। पढ़ा लेकिन ऐसे ही जाता है, समझाया भी ऐसे ही जाता है, हर चीज बुक्स में भी ऐसे मिलेगा। असलियत में जो जैसे भी ये गुरुत्वाकर्षण बल एफ जो हमने लिखा था अभी, एफ, वो फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है जो न्यूटन ने दिया, लेकिन असलियत में ये ऐसे काम नहीं करता। और इसको असलियत में एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उन्होंने तो पूरी, इसलिए कहते हैं पूरी फिजिक्स ही बदल डाली। न्यूटन की जो फिजिक्स थी वो बिल्कुल बदल दी आइंस्टीन ने। न्यूटन की गति बस छोटी छोटी चीजों में इस्तेमाल की जाती है ना, इतना धक्का दिया तो कितनी दूर तक गया, गाड़ी कितनी दूर तक गई, ये न्यूटन की गति का नियम है। बाकी चीजों में आइंस्टीन का लॉ ही लगता है। आइंस्टीन ने समझाया अलग से कि ये गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है। हमें बस दो तीन चीजें लिखनी है, बस इनके बारे में समझना है। देखो आइंस्टीन की ग्रेविटी इसलिए बोलते हैं, इधर सुनना देखो, न्यूटन ने क्या बोला था कि M1 M2 मास की चीजें r दूरी पे हो तो F बल लगाएंगे। रियल में, अच्छा पूजा इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सुनना इधर सब लोग देखो। आइंस्टीन ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, एक मतलब एक चीज पे वो जब पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद में जब, तो एक MC² बेकार चीज, उनने बस एक चीज उनके दिमाग में बैठ गई, और वो ये कि जो ये लाइट है, प्रकाश, ये भी मुड़ जाता है। पहले लोग मानते नहीं थे मुड़ता है, और ग्रेविटी इसको भी मोड़ती है, प्रकाश को भी। प्रकाश में मास नहीं होता, मास नहीं माना, फोटान का मास 0 माना जाता है, ठीक है, 0 होता है। तो अच्छा, जब किसी मास का कोई मास 0 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगना चाहिए उस पर। M0 है अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं सकता, क्योंकि M1 न्यूटन कह रहा है। और आइंस्टीन ने प्रूफ किया कि भाई प्रकाश भी मुड़ रहा है, तो कैसे मुड़ जाता है, जब प्रकाश पृथ्वी के पास से निकलेगा तो मुड़ जाएगा। पहले लोग मानते नहीं, आइंस्टीन ने जब ये बोला तो लोग ये पागल आदमी, ये ऐसे कैसे होता, प्रकाश कहाँ मुड़ता हुआ दिखाता दिखते हैं, इसलिए तो बोलते हैं आइंस्टीन ने सब बदल दिया। उसने कहा नहीं होगा, देखो तुम लोग। और फिर जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुए तो फोटो खींची गई तो पता चला प्रकाश भी मुड़ रहा है। अब न्यूटन का लॉ फेल होने लगा, क्योंकि भाई प्रकाश में मास होता नहीं है, तभी प्रकाश मुड़ कैसे रहा है, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ तो अलग चीज है जो न्यूटन समझ नहीं पाए, तब आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। और ये देखो, ये वाला असलियत में क्या है, ये पूरा जो अंतरिक्ष स्पेस टाइम जो ग्रह उपग्रह हैं, ये एक चादर जैसे ऐसे रखे हुए, ये इसको हम नहीं देख सकते। ये जो बीच में है ना चादर, ऐसे समझो, बीच में एक चादर पकड़ लो, चार कोनों में चार लोगों ने पकड़ रखी हो, बीच में बड़ी भारी बॉल हो, वो पृथ्वी है, और उसके चारों तरफ एक छोटी गेंद आप ऐसे फेंको तो वो इधर इधर घूमती घूमती रहेगी वो। और ये चंद्रमा है, ऐसे ऐसे बीच में अगर सूर्य रख लोगे तो इधर उधर वाले वो है। न्यूटन को नहीं पता था बीच में ये चादर जैसा कुछ है, और रियल में हम अपनी आंखों से दूरबीन से देखेंगे कोई चादर नहीं दिखती, लेकिन असलियत में ये है। इसको स्पेस टाइम कर्वेचर कहते हैं। स्पेस टाइम, स्पेस मतलब
अंतरिक्ष, टाइम मतलब समय, और कर्वेचर मतलब वक्रता बोलते हैं हिंदी में। और ये हर चीज को मोड़ देती है। अब देखो, इसलिए अगर मान लो, अरे कहाँ गया, अगर मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी बनी हुई है, ये मान लो कोई बहुत दूरी पर, सूर्य से भी दूरी पर कोई अलग गैलेक्सी है, यहाँ पर कोई अलग वो है, हमें बहुत दूर दूर के तारे दिखते रहते हैं ना, ऊपर कोई स्टार है बहुत दूर का, ये हमें दिख रहा है। तो ये जब आएगा यहां से, तो ये पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए, पृथ्वी की ग्रेविटी में एंट्री करेगा, तो इसकी लाइट पृथ्वी की तरफ मुड़ जाएगी। सूर्य के पास जाएगा तो उसकी सूर्य की तरफ मुड़ जाएगी लाइट, प्रकाश भी मुड़ेगी। और प्रकाश, मैंने अभी बताया, ये प्रूफ हो चुका, प्रकाश में एम होता नहीं है, तो ये मुड़ेगी फिर क्यों? मुड़ने का कुछ लॉजिक होना है। तो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि ये कर्वेचर है, ये हमें दिखता नहीं है, ये ऐसे होता है, और हर चीज इस पे अप्लाई होती है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड को समझना बड़ा नामुमकिन जैसा खेल है। आइंस्टीन ने जो प्रूफ किया वो रियल में होता है ऐसे। तो हमें लिखना क्या है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें लिखना क्या है कि आइंस्टीन ने ग्रेविटेशनल का स्पेस टाइम कर्वेचर मॉडल प्रस्तुत किया, ऐसे लिखना है नोट डाल के। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण का स्पेस टाइम कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्पेस टाइम की वक्रता, कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जो ये मुड़ रहा है। हिंदी में लिख देना स्पेस टाइम वक्रता का मॉडल इंट्रोड्यूस किया या पेश किया। और इसके एक लाइन आगे और लिख देंगे, इसमें जो भी भारी मास की चीज है, भारी मास मतलब चाहे पृथ्वी है, सूर्य है, ऐसे लिख देना, हैवी बॉडी जो होती है, वो अपने आसपास का स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। कोई भी हैवी बॉडी है अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। और ब्रैकेट में लिख देना, जैसे चादर सिस्टम होता है, चादर वाला सिस्टम, इससे याद रहेगा ये पॉइंट, असलियत में स्पेस टाइम को, इधर देखो, अब इसी पे दो नोट और बस हमें लिखने हैं यहाँ पर आइंस्टीन के मॉडल के। इधर देखो, बोलो मत, इधर इधर निकलना तो सीधे निकलो। हाँ देखो, इधर जितनी भारी चीज होगी वो उतना मोड़ेगी। अपने आप चादर इमेजिन करनी है। आइंस्टीन का मॉडल समझना बहुत आसान है, लेकिन लगेगा बड़ा फेक है। वो जब तक पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझोगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। अब वो भी आएगा आगे एक किसी चैप्टर में, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी बस इसको थोड़ा सा समझो। देखो इधर, जैसे पृथ्वी है तो कम बीच में कर्व मोड़ेगी, चादर में बीच में जितना वजन डालोगे। यहाँ पर सन है तो देखो कितना ज्यादा मोड़ रहा है। अब सन से भी ज्यादा मास हो तो उतना ज्यादा देखो अंदर की तरफ घुसता जाएगा, वो कर्वेचर मुड़ता जाएगा। और अगर किसी को ये याद हो ज्योग्राफी, फिर से हम लोगों ने ज्योग्राफी में एक लिखा था चंद्रशेखर लिमिट, क्या होता है? हाँ, स्टार की लिमिट। इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था 1.44 मास ऑफ सन। अगर कोई तारा जिसका मास अपने सूर्य के 1.44 गुना है, मतलब अपने सूर्य से भी बड़ा हो, उसका स्पेस टाइम कर्वेचर इतना हो जाएगा कि वहां पर अगर कोई लाइट गई तो वो लाइट भी अपनी तरफ खींच ले, कुछ निकल ही नहीं पाएगा बाहर। और इसी को ब्लैक होल कहेंगे। तो आइंस्टीन के मॉडल से सब प्रूफ हुआ। आइंस्टीन ने कहा फिर ब्लैक होल भी होनी चाहिए, तब भी कोई किसी ने नहीं माना। बाद में ब्लैक होल भी प्रूफ किए गए। तो मतलब वो इतना कर्व मोड़ देगा कि इसमें अगर लाइट भी जा रही है, कोई भी चीज जा रही है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी को ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आइंस्टाइन के मॉडल से ब्लैक होल प्रूफ किए गए, लिखना है। हाँ? हमने प्रूफ किया। अभी जल्दी जाना था, अभी फिर सब ये भी बताओ किसने प्रूफ किया। नहीं, बस ये लिखो कि स्पेस टाइम कर्वेचर इसी मॉडल से ब्लैक होल प्रूफ किए गए। और ये वर्ड लिख देना यहाँ पर, चंद्रशेखर लिमिट। अगर कोई स्टार या कोई तारा जिसका मास 1.44 मास ऑफ सन, अपने सूर्य के लगभग 1.5 गुने के बराबर है,
तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट के बाद में क्या वो बन जाता है, ब्लैक होल बन जाएगा। हो गया? नहीं, अरे बस लास्ट 5 मिनट का टॉपिक बचा हुआ होगा मुश्किल से। देखो ऐसे, ये वाला, ये पहले आना चाहिए था, अब मैं दिखा रहा था। असलियत में ऐसे काम करता है, देखो उधर, अगर कहीं से लाइट चली और बीच में कोई भी मास वाली चीज मिल गई, जैसे अगर दूर तारे से लाइट आ रही है और बीच में सूर्य पड़ गया, तो सूर्य के आसपास से अगर लाइट निकलेगी तो मुड़ी हुई आएगी वो इधर से। और ये प्रूफ किया गया बाद में। ये वैसे सूर्य की फोटो लेना बड़ा मुश्किल काम है, पता है। आइंस्टीन का मॉडल प्रूफ करने के लिए 10 साल इंतजार आइंस्टीन ने किया, बाकी लोगों ने, कि जब सूर्य ग्रहण होगा, पूरा सूर्य के सामने बिल्कुल आ जाएगा कुछ, तब फोटो ली जा सकती है सूर्य की। और जिस देश में होगा, कई देशों में टीम भेजी गई फोटो लेने के लिए सूर्य ग्रहण में, तब जब फोटो ली गई तब पता चला जो सूर्य के पीछे से भी किसी तारे की लाइट आ रही है तो वो मुड़ के आएगी ऐसे। ठीक है, तब ये प्रूव हुआ कि ये कर, अरे सबका काटेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश की फोटो नहीं ले सकते ना सीधे अभी, तो इसलिए जब ग्रहण लगा बिल्कुल सूर्य दिखना बंद हो गया, तब हमें पीछे की लाइट दिखी ना। पीछे की लाइट तो तभी दिखेगी। क्या? किसके ऊपर से? हाँ, 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 तो वो चारों तरफ से आएगी, ये तो 2D में देख रहे हो ना, चारों तरफ से आएगी सूर्य के पीछे से। तो लाइट हमें, अरे मतलब समझ लो, लाइट हमें बेंड होती हुई दिखाई देगी, और बेंड तभी हो सकती है क्योंकि लाइट में मास होता नहीं है, इसलिए न्यूटन का सिद्धांत फेल हो रहा था। M1 M2 में M कहाँ रखोगे इस प्रकाश में? इसलिए आइंस्टीन ने ये मॉडल दिया और ये प्रूफ हुआ कि ये सही मॉडल है। इसलिए कर्वेचर का मॉडल याद रखना हम लोगों को, बस। नहीं होता है, कितना बताओ, तो मास होता होता तो न्यूटन ही ना चल रहे होते, फिर आइंस्टीन कहां से आते? फोटान का कोई मास नहीं होता है। चलो, आ, क्या बताने जा रहा था मैं, भुलवा दिया। काम की चीज थी। चलो, नहीं बता रहा था। हाँ, ये केपलर के लॉ ऑफ नियम, गति के नियम, ये 3 नियम है जिससे स्टार मूव करते हैं, बस। हेडिंग डाल देंगे, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ज्यादा जल्दी जल्दी की मतलब में टॉपिक तो ये जाएगा, फिर दोबारा तो होगा नहीं, ये तो नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ोगे। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के 3 नियम। जैसे नॉर्मल गति के नियम न्यूटन के हैं, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। और कुछ नहीं है, बस 3 लॉ हैं, छोटे छोटे, जल्दी से लिख देते हैं हम लोग। ग्रहों की गति, देखो पहला क्या है नियम, कुछ नहीं है, कि ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये पहला नियम। फर्स्ट नियम लिखना है, कौन घूमता है? जो ग्रह है प्लेनेट, वो सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इलिप्टिकल ऑर्बिट दीर्घवृत्त में घूमते हैं। ऐसे बना दो ना, बीच में सन और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दो दीर्घवृत्त वाली। ये पहला नियम हो गया, बस। केपलर का गति, ग्रहों की गति का नियम, कि ग्रह कैसे मूव होंगे। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, ये सन है, इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, देखो, सुनो इधर सब लोग, किसी भी ग्रह, ये जैसे पृथ्वी है, इधर सब लोग देखो, लिखो मत अभी, किसी भी ग्रह को, यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी, हर जगह पृथ्वी घूम रही है, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये ग्रह है, यहां से सूर्य से मिला रही है। अगर मान लो ये है, ऐसे इधर भी देख लो, इधर, इधर, यहाँ भी ग्रह है, यहाँ ये भी सूर्य से मिलाने वाली रेखा है। अगर ये टी समय लग रहा है यहां से यहां तक जाने में,
और यहां भी टी समय लग रहा है। तो मतलब क्या है, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल बनाती है। मतलब अगर टी टाइम में इतना पहुंची है तो ये जो एरिया होगा, और दूर गई है तो टी टाइम में जो एरिया होगा वो बराबर होगा। ये लॉ मैं बता चुका हूं, एंगुलर मोमेंटम का लॉ। क्योंकि जब पास आता है तो स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड तेज हो जाएगी तो दूर तक जाएगा तो ये क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। दूर जाएगा तब स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन तब भी चौड़ाई में ज्यादा हो गया तो इसलिए एरिया बराबर होगा। ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम के लॉ के हिसाब से ये होता है। तो लिखना है, किसी भी प्लेनेट को सूर्य सन से मिलाने वाली रेखा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया लिख दिया, बना दिया इसको। हाँ बना दो, बनाने। प्लेनेट, देखो इसमें लिखा हुआ है, प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान समान क्षेत्र पर। और यहाँ पर याद भी लिख दे, यहाँ पर लिख दो एंगुलर मोमेंटम का लॉ। जैसे एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था, कोणीय संवेग, पास में आएगा तो ओमेगा तेज हो जाता है स्पीड, दूर जाएगा तो ओमेगा स्लो हो जाएगा, लेकिन वो एरिया बराबर होगा। देखो इधर लास्ट तीसरा, ये तो बस मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसमें कुछ समझना नहीं है। देखो थर्ड लॉ, ये क्या कहता है, इधर देखो, अगर ग्रह है, सूर्य है, ये ग्रह है, तो ग्रह से सूर्य की दूरी, देखो इधर दूरी बदलती रहती है ना दीर्घवृत्त में, कभी पास आएगी कभी दूर आएगी। लेकिन मान लो एवरेज निकालना है, पूरे साल का एवरेज आपने निकाल लिया, तो उसको नाम दे दिया ए। क्या नाम दिया? ये औसत दूरी है ग्रह से सूर्य की, वरना ये बदलती रहती है इलिप्ट में, दीर्घवृत्ताकार में। तो इसका क्यूब, मतलब सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का जो क्यूब होगा, घन क्यूब, वो उसके टाइम पीरियड जितना एक चक्कर लगाती है उसके स्क्वायर के बराबर होती है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ये फॉर्मूला में तीसरा नियम ये कैप्लर का लिखना है। हाँ, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का क्यूब उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस। हिंदी लिख लेना, हिंदी से आसान है। देखो मैं बोल रहा हूं, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का क्यूब, सूर्य से औसत दूरी का, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का क्यूब, टाइम पीरियड या समय अंतराल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल होती है, ये वर्ग के। इधर देखो, ये लिखना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसका यूज करके बहुत दूर दूर वाले ग्रह जो होते हैं उनके बारे में, उनके टाइम पीरियड के बारे में पता किया जाता है, इन सब का यूज करके उनके आकार के बारे में पता किया जाता है, कितनी दूरी पे है। चलो कैप्लर लॉ तो हम बाद में, देखो अलग अलग बने भी हुए हैं, पता नहीं क्यों, टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखे हुए हैं। हाँ, बस हमें लास्ट दो लोगों के, दोनों के बारे में लिख देना है, दो दो पॉइंट, एक एक तरफ लिख देना न्यूटन, एक तरफ अल्बर्ट आइंस्टीन। दो पॉइंट बस लिखने हैं इन दोनों के बारे में। ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं पूछे जाते दोनों लोग, कहीं पे भी पूछ लिए जाते हैं। न्यूटन के बारे में बस एक चीज, ठीक है, एक तो न्यूटन ने गति के नियम दिए, लिख दो जल्दी से, लॉ ऑफ मोशन दिए। दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टीन लिख दो, लिखो लिखो मल, गति के नियम, मोशन, ग्रेविटेशनल लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो अभी हमने पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ।
और तीसरा जो सबसे काम का है जो पूछा जाता है वो देखो इधर, न्यूटन ने 1687 में एक बुक लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं उसको, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो। और ये ईयर बहुत पूछा जाता है न्यूटन ने, जिसमें बोलते हैं ना, वो सबने कहानी सुनी होगी, सेब ऊपर से गिरता हुआ न्यूटन ने देखा और फिर ग्रेविटी दे दी। तो ये सब इस बुक का खेल है। ये ईयर बहुत पूछा जाता है, किस बुक और ये बुक किसने लिखी। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने थ्योरी को चेंज। रुकते हैं आराम से बैठ के। हाँ, हाँ। मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स हो गया। अब इधर देखो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन की लाइफ में हमें 3 ईयर लिखने हैं और तीनों बहुत काम के। देखो 19, सुनना इधर सब लोग, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, ना विशेष सिद्धांत, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत। पहले लिखेंगे ईयर के साथ 1905, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशेष सिद्धांत 1905। ये हम आगे पढ़ेंगे आगे। और 1915 में इन्होंने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अच्छा, ये दोनों ईयर बहुत इसलिए पूछे जाते हैं, देखो सब लोग, क्योंकि मोस्टली नाम से लगता है विशेष चीज बाद में आनी चाहिए। पहले उन्होंने ग्रह उपग्रह के बारे में ये चीजें बता दी कर्वेचर वाली, फिर उस चीज को अप्लाई किया यहां पर पृथ्वी पर, हर चीज पर अप्लाई किया। ठीक है, तो आप जब जनरल थ्योरी दी, सामान्य से, सबने, सब लोग मैथ में पढ़ते होंगे, ट्रेन वाले के जब सिस्टम पढ़ते होंगे, अगर ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर आप उसी स्पीड से आप भी दौड़ रहे हो ट्रेन के अंदर, तो एवरेज औसत स्पीड कितनी आपकी हुई, सापेक्ष। या नीचे कोई भी चल रहा है ट्रेन के साथ में, कार भी चल रही है साथ साथ में, तो आपकी औसत या सापेक्ष वेलोसिटी कितनी हो चुकी ना। तो सापेक्षता वो उससे रिलेटेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, इधर सुनना सब लोग, आइंस्टीन ने जो भी काम किए उनके जीते जी तो लोग ज्यादा नहीं समझ, हालांकि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, लेकिन उनको ये जो सिद्धांत थे इसके लिए उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। उन्होंने एक चीज और बताई जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी वजह से उनको 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये तीसरा ईयर लिखना है, 1921 लिखो, नोबेल प्राइज दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव की खोज के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ, प्रभाव के लिए, ये भी हमें पढ़ना है आगे, वो दिया गया। तो ये दो लोगों के बारे में बस कुछ फैक्चुअल बातें थी, बस वो लिखनी थी बस। एंड चल, इफेक्ट